विमला जी और उनके पति सुरेश जी अपने तीनों बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। सुरेश जी अपनी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था कि एक दिन सुरेश जी अपने मजदूरी पर से घर आ ही रहे थे कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हादसे में उनकी मौत हो गई। विमला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि अब 3 बच्चों की जिम्मेवारी उसी के ऊपर आनी थी। अपने पति का अंतिम संस्कार कर विमला जी फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही तीनों बच्चे भी रोने लगे। दोनों छोटे बच्चे तो कुछ भी समझ पाने के लायक नहीं थे, क्योंकि सबसे छोटा बेटा अभी 3 महीने का हुआ था और बड़ा बेटा अभी 3 साल का था, और इन दोनों के बीच की बेटी अभी 2 साल की हुई थी। अब कुछ दिनों तक तो अड़ोसी पड़ोसी ने विमला जी को सहारा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन लोगों ने भी सहारा देने से मना कर दिया, तो घर के अंदर खाने पीने तक की चीज़ें ख़त्म हो गई। तो विमला जी ने एक दिन फैसला किया कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, बच्चों का पेट पालना है और इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। यही सोचकर विमला जी दूसरे लोगों के घरों में काम करने का सोचने लगी, लेकिन 3 छोटे बच्चे होने के कारण विमला जी को किसी ने भी अपने घर में काम करने के लिए नहीं रखा। 3 बच्चों का खर्चा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी पूर्ति करना उसके लिए संभव नहीं था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी कि इन 3 बच्चों का मैं क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद विमला जी ने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया, जिस फैसले को इस दुनिया में शायद ही कोई माँ ले सकती है। उसने फैसला किया कि वो अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी और खुद इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। यही सोचकर विमला जी अपने तीनों बच्चों को लेकर एक अनाथ आश्रम में चली गई और वहां जाकर अनाथ आश्रम वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगी कि मैं इन बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ, तो आप लोग इन्हें अपने पास रख लीजिए, कम से कम इन्हें यहाँ पर खाने के लिए भोजन तो मिल ही जाएगा। मेरे पास रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। कहते हुए विमला जी फपक फपक कर रो पड़ी। तो अनाथ आश्रम के मैनेजर को उस पर दया आ गई और उसकी बात मानकर उनके तीनों बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में रख लिया। अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर विमला जी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वहां से चली गई, लेकिन उनके जाते ही अनाथ आश्रम के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। देखने में कोई अमीर घराने के ही लोग लग रहे थे। अंदर आए तो मैनेजर साहब से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि उन्हें शादी के 10 साल के बाद भी संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो अनाथ आश्रम से 2 बच्चों को गोद लेने आए हैं। तो मैनेजर साहब ने कहा कि अभी अभी एक दुखी औरत अपने 3 बच्चों को यहाँ छोड़कर गई है, तो उन्होंने कहा कि हमें छोटे बच्चों की ज़रूरत है ताकि वो हमें अपने माँ बाप समझ सके। तो मैनेजर साहब बोला, एक बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, अभी 3-4 महीने का ही हुआ है, और एक बेटी जो 2 साल की हुई है और बड़ा बेटा जो अभी 4 साल का हुआ है। आप उनके दोनों छोटे बच्चों को गोद ले सकते हैं। तो उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ बोल दिया। तो मैनेजर साहब ने भी उनके डॉक्यूमेंट जमा करके विमला जी के दोनों छोटे बच्चे उन्हें गोद दे दिए। तो अब उनका बड़ा बेटा विकास अकेला रह गया। उसे किसी ने गोद नहीं लिया, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, और जो लोग भी बच्चों को गोद लेने के लिए आते थे वो अक्सर छोटे बच्चों को ही पसंद करते थे, इसलिए विकास अकेला रह गया। थोड़े दिन तो विकास बहुत रोया, लेकिन धीरे धीरे बाकी बच्चों के साथ उसे भी आदत हो गई और वो भी वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। 1 साल बाद विकास 5 साल का हो गया, तो अनाथ आश्रम वालों ने बाकी बच्चों की तरह उसकी भी पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दी।
धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ विकास ने अनाथ आश्रम में रहकर ही अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन वहाँ रहकर विकास बार बार यही देखा करता कि जो भी व्यक्ति वहाँ से बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आते, उनके पास बड़ी बड़ी कार होती और अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते। उनको देखने से ये साफ पता चलता कि ये लोग काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, जिसे देखकर विकास के मन में भी पैसा कमाने की इच्छा जाग उठी। वो सोचने लगा कि अगर मैं यही रहा तो कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊँगा और मुझे भी ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है। यही सोचकर विकास 18 साल का होने के बाद अनाथ आश्रम को छोड़ दिया और बाहर निकलकर पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में घूमने लगा। तो भगवान ने उसकी सुन ली। सुबह सुबह उसे न्यूज़पेपर बांटने का काम मिल गया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। थोड़े बहुत ही सही, लेकिन कुछ पैसे हाथ में आने लगे। सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर बांटता और फिर अपनी कॉलेज में जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ विकास के सपने भी बढ़ते गए। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, उसे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर बनकर रहेगा। यही सोचकर वो दिन रात मेहनत करने लगा। पूरे दिन भर में गाड़ियाँ साफ़ करता, लोगों के जूते पॉलिश करता और रात को अपनी पढ़ाई करता। 2 साल ऐसे ही बीत गए और पहली बार में ही विकास ने अपना सपना पूरा कर दिखाया। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब विकास का बस इंटरव्यू बाकी बचा था। इंटरव्यू देने के लिए विकास इंटरव्यू हॉल में पहुंचा तो उसकी हालात देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि ये लड़का किसी गरीब परिवार से आया है। तभी वहाँ बैठे इंटरव्यूअर ने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हो। इतना सुनते ही विकास की आंखें भर आई और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम में छोड़ गई थी, क्योंकि वो उनका पेट नहीं पाल सकती थी। किसी तरह से वो अनाथ आश्रम से निकला है और उसके बाद वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है। विकास की पूरी कहानी सुनकर इंटरव्यूअर हैरान हो गया कि अनाथ आश्रम में रहने के बावजूद भी ये लड़का यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि कुछ बच्चों को सब तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और एक ये लड़का है जो अनाथ आश्रम से उठकर यहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने विकास को थपथपाया और उसके बाद अपने सवालों को पूछने लगे। थोड़ी देर तक इंटरव्यू चलता रहा। इंटरव्यू होने के बाद विकास को वहाँ से भेज दिया तो विकास वापस से अपने काम धंधे में लग गया। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन विकास एक सेठ की कार को साफ कर रहा था और वो सेठ उसको बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया करते थे। कभी उसे पैसों की कमी भी होती तो वो अपने पास से दे दिया करते। गाड़ी को साफ करते हुए विकास ने सेठ से कहा कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो आप अपने फ़ोन में देखकर मुझे बता देना। तो सेठ ने भी हाँ बोल दिया और शाम को खुशखबरी देते हुए सेठ ने कहा कि तुम आईपीएस बन गए हो और अच्छी खासी रैंक तुमने प्राप्त की है। इतना सुनते ही विकास एकदम से खुशी से झूम उठा और विकास जी के पैरों को छूने लगा। सेठ जी के पैरों को छूने लगा, लेकिन तभी सेठ जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि अरे भाई, अब तो आप बड़े अफसर बन गए हो, अब तुम हमारे पैर नहीं छुओगे, आज से हम ही आपको सैल्यूट मारा करेंगे। ऐसा कहकर सेठ जी थोड़ा हंसने लगे। तो विकास ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि काफ़ी बार सेठ जी ने उसकी बहुत मदद की थी ताकि वो अपने मुकाम को हासिल कर सके। समय बीता तो विकास अपनी ट्रेनिंग पर चला गया और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो गई। अब जिस ज़िले के अंदर विकास की पोस्टिंग थी,
वहाँ विकास अपनी सरकारी गाड़ी और अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में अचानक से एक बुजुर्ग महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तो ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही विकास के साथ जो गार्ड था वो गाड़ी से उतरकर उस बुजुर्ग महिला को हटाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी विकास ने उस गार्ड को रोका और खुद उतरकर उस बुजुर्ग महिला के पास आया। उसके पास आते ही वो बुजुर्ग महिला विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि तू आ गया बेटा, मेरे लिए खाना नहीं लेकर आया। उस बुढ़िया के मुंह से बेटा नाम सुनते ही विकास की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि विकास का इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लोगों ने उसका अच्छे से सहयोग तो किया था, लेकिन किसी ने भी उसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की थी। और आज इस माँ जी ने उसे बेटा कहकर पुकारा है तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर उस बुजुर्ग महिला से बोला कि माँ जी आप कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई हो। वो कहने लगी कि बेटा तुम मेरे लिए खाना लेने के लिए गया था और इतनी देर बाद वापस लौटा है, तो मैं यहीं पर तेरा इंतज़ार कर रही थी। उस बुढ़िया की बात सुनकर विकास उसकी तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखने लगा और सोचने लगा कि माँ जी कह क्या रही है। उसने उस बुढ़िया की ओर गौर से देखा तो उसने मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग रहा था कि ये माँ जी भीख मांगकर खाना खाती है। उसको देखकर विकास सोचने लगा कि इस बुजुर्ग महिला के दिमाग में शायद कोई प्रॉब्लम है। वो उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ गाड़ी में बैठाने लगा तो उसने कहा कि बेटा तू खाना नहीं लेकर आया क्या, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तो विकास ने कहा माँ जी मैं आपको खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, अब आपने मुझसे खाना मांगा था ना। ऐसा कहकर विकास ने उस बुजुर्ग महिला को गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइवर से गाड़ी को एक अच्छे से होटल पर लगाने के लिए बोल दिया। होटल पर जाने के बाद विकास उस बुजुर्ग महिला को पहले तो खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बिठाया और एक अच्छे से अस्पताल में ले गया और डॉक्टर से उनकी सारी जांच कराने के लिए बोल दिया। तो डॉक्टर ने उस बुजुर्ग महिला का चेकअप करने के बाद बताया कि उनके दिमाग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर ये अच्छी तरह से दवाइयाँ खाएंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। तो विकास ने उस महिला को वहीं पर एडमिट करा दिया और उन लोगों से कह दिया कि जितना खर्चा आएगा मुझे बता देना और जब ये ठीक हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत गए कि एक दिन अचानक से डॉक्टर का विकास के पास फ़ोन आया और उसे बताया कि जिस माँ जी को आप यहाँ पर छोड़कर गए थे उनकी हालात ठीक हो गई है और अब आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हो। तो विकास अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल गया और वहाँ से उस माँ जी को डिस्चार्ज करके अपने घर ले आया और घर लाने के बाद बोला कि माँ जी आज से आप मेरे साथ यहीं पर रहोगी, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विकास की बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा कि बेटा तू कौन है और किस वजह से तू मुझे अपने साथ रख रहा है। तो विकास ने कहा माँ जी आप मुझे रोड पर मिली थी और वहाँ पर आपने मुझे बेटा कहा था, तो उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि आज से आप मेरे साथ मेरी माँ बनकर रहोगी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ। अब जैसे ही विकास ने अनाथ आश्रम का नाम उस बुजुर्ग महिला के सामने लिया तो वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। तो विकास जल्दी से उनके लिए पानी लाया और चुप कराने लगा। थोड़ी देर बाद विकास ने उस माँ जी से पूछा कि माँ जी आप इस तरह से क्यों रोने लगी। तो वो बुजुर्ग महिला बताने लगी कि बेटा मेरा नाम विमला है और मेरे पति का नाम सुरेश था। मेरे पति मेहनत मजदूरी किया करते थे और हमारा भरण पोषण किया करते थे,
लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेरे पति की हादसे में मौत हो गई और उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना तक भी नहीं खिला पाई। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को भी नहीं पाल सकी। 3 बच्चे होने के कारण किसी ने भी मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा या बर्तन का कोई भी काम नहीं दिया, क्योंकि तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जाती थी। अब इतने छोटे बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए 3 बच्चों को मेरे साथ देखकर किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। बच्चों को भूखा मरते देख मैंने फैसला किया कि मैं अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी, ताकि कम से कम उन्हें वहाँ तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा। यही सोचकर मैंने अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनते ही विकास को अपने बचपन की यादें आने लगी। उसने पूछा कि माँ जी ये बताओ आपके बड़े बेटे का नाम क्या था? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरे बड़े बेटे का नाम तो विकास था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? तो विकास ने रोते हुए झट से उस बुजुर्ग महिला को गले से लगा लिया और बोला कि माँ मैं ही तो हूँ वो तेरा विकास। इतना सुनते ही विमला जी को यकीन नहीं हुआ कि ये उसका वही बेटा है जिसको वो अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई थी। उसने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा मैं तो अपने तीनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी और तुम तो एक ऑफिसर हो। तो थोड़ी देर बाद विकास शांत हुआ और फिर अपनी माँ विमला जी को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो अनाथालय से निकलकर दिन रात मेहनत करके एक आईपीएस ऑफिसर बना है। अपने बेटे की बात सुनकर विमला जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, कैसी माँ हूँ मैं जो अपने ही बच्चों को अनाथालय में छोड़ दिया। तो विकास ने कहा, माँ मैं आपकी मजबूरी बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपने अच्छा किया हमें अनाथालय छोड़कर, वरना क्या पता मैं भी आज भीख मांग रहा होता। कहते हुए विकास ने अपनी माँ को अपने पास बिठाया और बोला, इन सब बातों को भूल जाइए माँ, और अब आराम से मेरे साथ यहाँ रहोगी। अब आपका बेटा आपको वापस मिल गया है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी माँ मुझे वापस मिल गई। तभी विमला जी ने अपने आंसू पूछे और बोली, लेकिन बेटा तेरे साथ तेरे छोटे भाई बहन भी थे, वो कहाँ हैं? तो विकास ने बताया कि आपके अनाथालय से जाते ही अमीर घराने के लोग आए थे और उन्होंने उसके दोनों भाई बहन को गोद ले लिया। इतना सुनते ही विमला जी को थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो उन दोनों का बचपन संवर गया होगा, लेकिन दुख भी हुआ कि अब वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। तभी विकास ने कहा, माँ क्या सोचने लगी, जब हम दोनों माँ बेटे मिल गए हैं तो हमारे भाई बहन भी मिल जाएंगे। मैं कल ही उस अनाथ आश्रम में जाकर देखता हूँ कि किसने उन्हें गोद लिया था। अगले दिन विकास जिस अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, उसी अनाथालय में एक आईपीएस ऑफिसर बनकर गया, जिसे देखकर अनाथ आश्रम के मैनेजर को बहुत खुशी हुई कि उनके अनाथ आश्रम में पला बड़ा बच्चा एक आईपीएस ऑफिसर बन गया है। विकास ने मैनेजर साहब से कहकर वहाँ से पुराने रिकॉर्ड में से उन लोगों का एड्रेस लिया जो अपने भाई बहनों को यहाँ से लेकर गए थे। एड्रेस पता करने के बाद विकास सीधा अपने भाई बहन के पास गया। वहाँ जाकर देखा कि उसके भाई बहन तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो वहाँ से खुश होकर वापस आ गया और आकर अपनी माँ विमला जी को बताया कि माँ मेरे दोनों भाई बहन तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हैं, और जिन लोगों ने उन्हें गोद लिया था वो दोनों भी आसपास में ही रहते हैं। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि हम उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करें।
वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अब हम दोनों माँ बेटे भी एक साथ रहेंगे। बेटे की बात सुनकर विमला जी भी बहुत खुश हो गई और अपने बेटे के साथ रहने लगी। थोड़े दिन बाद विकास ने शादी कर ली ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ को अकेलापन महसूस ना हो। अब विकास कहीं भी जाता तो उसे अपनी माँ की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहती थी। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने माँ बाप को तरह तरह की बातें सुना देते हैं कि हमें भी ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, नहीं तो हम ये कर देते, वो कर देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ अकेले ही कर सकता है, जैसा कि विकास ने किस तरह अनाथालय से निकलकर जूते पॉलिश किए, गाड़ियों को साफ किया और उसके बावजूद भी अपने मुकाम को हासिल किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।